जो भाई ये दोनों तो तो हटाई दी। नमस्कार मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिनों के महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स, निर्णय और उपलब्धियों के बारे में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत है। हमारे बीच मंच पर उपस्थित हैं माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। आदरणीय मंत्री जी का हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ आज मंच पर उपस्थित हैं कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी और कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग डेयर सचिव तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक जी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका भी हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गत 100 दिनों में सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। मैं माननीय कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से अनुरोध करता हूं कि वे प्रधानमंत्री जी के पहले 100 दिनों की महत्वपूर्ण इनिशिएटिव और उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानकारी दें। मित्रों, सबको नमस्कार। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का आधारभूत दर्शन है एकात्म मानव दर्शन, और हमारे आराध्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, गरीबों और किसानों की सेवा ही भगवान की पूजा है, दरिद्र ही हमारा नारायण। और इसी दर्शन को मानते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, NDA की सरकार जन कल्याण की नीतियां बनाती है, कार्यक्रम बनाती है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए कृषि और किसान कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम सब जानते हैं कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और हमारे जीवन का आधार है। 140 करोड़ देशवासियों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और किसान किसी की आत्मा है, उसके प्राण। इसलिए किसान कल्याण और कृषि के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 100 दिनों में जिन्होंने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि मैं तीसरे टर्म में 3 गुना ज्यादा तेजी से काम करूंगा, और कृषि विभाग के भी सब अधिकारियों ने मेरे सहित ये संकल्प लिया था कि जब प्रधानमंत्री अकेले क्यों करें, हम सब मिलकर पूरी ताकत से काम करेंगे। और पिछले दिनों हमने करने का प्रयत्न किया है। किसान कल्याण की और कृषि के विकास की जो हमारी रणनीति है वो 6 सूत्री है। एक, उत्पादन बढ़ाना। पर हेक्टर यील्ड कैसे बढ़े, और पिछले दिनों जो फैसले किए गए उसमें एक प्रमुख फैसला था 65 फसलों की 109 प्रजातियों के नए बीज प्रधानमंत्री जी ने किसानों को समर्पित किए थे, और वो किसी हाल में नहीं, खेत में जाके किए। मित्रों, आप सब जानते हैं क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के कारण नई चुनौतियां कृषि के सामने हैं, और कई बार सूखा और कहीं बाढ़। वैसी परिस्थितियों में अगर तापमान बढ़े तो भी उत्पादन ना घटे और बेहतर उत्पादन,
जल भराव की स्थिति में कैसे बेहतर उत्पादन हो सकता है, कम पानी में कैसे अच्छी फसलें हो सकती हैं, फसलों पर लगने वाले जो रोग हैं, कीट इत्यादि लगते हैं, उनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं। ऐसी बीजों की ये वैरायटी हमने तो बन का बीज किसानों के पास जल्दी कैसे पहुंचे। कई बार समय इतना लग जाता है कि ब्रीडर सीड, उससे फिर फाउंडेशन सीड, उसके बाद सर्टिफाइड सीड, तो समय बहुत लगता है। लेकिन इस बार हमने रणनीति बनाई, राज्यों से इंडेंट बुलवा लिए रबी के लिए। ये गेहूं की अगर वैरायटी है तो आप यहां कितना उत्पादन करेंगे, ये ब्रीडर सीड आपसे हमारे कृषि विज्ञान केंद्र, हमारे एग्रीकल्चर कॉलेज, यूनिवर्सिटी के पास भी जमीन है उन पर, और निजी निवेशकों को भी हमने ये बीज उपलब्ध कराया ताकि जल्दी से जल्दी इनका लाभ किसानों को मिल सके। उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी सबसे बड़ी चीज है, आप जानते हैं, समय पर सस्ता फर्टिलाइजर किसान को उपलब्ध होता है। मित्रों, यूरिया की एक बोरी आती है 2366 रुपए की, हम किसानों को उपलब्ध कराते हैं 266 रुपया। डीएपी की एक बोरी आती है 2433 रुपए की, हम किसानों को उपलब्ध कराते हैं 1350 रुपया। पूरी सूची है मेरे पास, उपलब्ध हम कराएंगे। लेकिन बीच में रूस और यूक्रेन वार के कारण भी, बाकी परिस्थितियों के कारण भी जो फर्टिलाइजर के जहाज थे उनको घूम के आना पड़ा, समय भी ज्यादा लगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ा, तो 2625 करोड़ रुपए का एक नया पैकेज सरकार ने दिया ताकि इस कीमत पर हम किसान को यूरिया, डीएपी जैसे खाद उपलब्ध करा सकें। और कल आपने देखा होगा रबी की फसल के लिए भी 24,475 करोड़ रुपए केवल रबी के लिए, जिसमें यूरिया सम्मिलित नहीं है, कैबिनेट ने मंजूरी दी। पिछले साल 1,94,000 करोड़ रुपया फर्टिलाइजर की सब्सिडी में दी सरकार ने, और इस साल भी इसके आसपास ही राशि जितनी भी जरूरत होगी सरकार उपलब्ध कराएगी ताकि फसलों का उत्पादन बढ़ सके। आधुनिक तकनीकी आईसीआर ने 100 नई पद्धतियां कृषि को डेवलप करने का काम किया है जो उत्पादन बढ़ाने में सहायक हो इन 100 दिनों में। दूसरा हमारा सूत्र है उत्पादन की लागत। जितना जरूरी उत्पादन बढ़ना है, उत्पादन की लागत में कमी कैसे आए। अब उसका एक तरीका तो है कि आपने सस्ता फर्टिलाइजर दे दिया। दूसरे आपको ध्यान होगा, प्रधानमंत्री जी ने 16 जून को, तब देवेश चतुर्वेदी जी उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पहला फैसला किया था प्रधानमंत्री जी ने तीसरी कार्यकाल का, कि किसानों के खाते में वो डाली जाएगी। और आप जानते हैं कि लगभग 9.5 करोड़ किसानों के खाते में 21,000 करोड़ रुपए की किसान सम्मान निधि की राशि सीधे डीबीटी की गई थी। उसके साथ हमने फैसला किया कि जो छूट गए, कई जगह शिकायत आती थी किसी गांव में 5, किसी गांव में 10 किसान छूट गए, तो एक ड्राइव चलाई जिसमें 25 लाख नए नाम और हमने किसानों के जोड़े हैं। और हमारा संकल्प है एक किसान को भी हमको नहीं छोड़ना है। फिर बीजों की जो वैरायटी उत्पादन की लागत घटाने के लिए विकसित की, धान की एक वैरायटी विकसित की है जिसमें 30% पानी कम लगेगा और उसको लगाना नहीं पड़ेगा, सीधा गेहूं की तरह बो देना पड़ेगा। नहीं तो लगाने में फिर पैसा ज्यादा खर्चा होता है, मजदूरी में भी लागत घटेगी। बाजरे की एक किस्म 120 दिन में आती है, सामान्य तौर पर 120-115 दिन में बाजरा आता है। 70 दिन की वैरायटी हम लोगों ने विकसित की।
तो उत्पादन की लागत घटाने के प्रयास भी हमारे निरंतर जारी है। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, उत्पादन की लागत घटाने के लिए एक और महत्वपूर्ण चीज जो सरकार ने की, किसान क्रेडिट कार्ड। और मुझे खुशी है कि 7 करोड़ से ज्यादा किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त कर चुके हैं। इन पर खाद और बीज के लिए कम ब्याज की दरों पर, मतलब बैंक तो ब्याज लेता है लेकिन सरकार उस ब्याज को भरती है। इस बार 22,600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया इन्हीं 100 दिन के अंदर, ताकि अगर हम देखें तो प्रभावी दर है 4% को समय पर पैसा जमा करता है, केवल 4% ब्याज पर उनको खाद बीज के लिए कर्जा मिलता है। उसके लिए भी हमने प्रावधान किया है। एक और काम स्ट्रीट पे हुआ है, वो है हमारी नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम। वो हमने लॉन्च किया था। फसल में कोई रोग लगे तो किसान जब तक बुलाता है, दिखाता है, पहचानता है, तब तक फसल का नुकसान बहुत हो जाता है। नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम में सीधे किसान मोबाइल से फोटो खींच के फसल में पत्तों का रंग बदल रहा है, कोई कीड़ा लग रहा है, वो डालता है और यहां से तत्काल उसको सलाह दी जाती है कि फलाना पेस्टिसाइड डालो, ये फलानी बीमारी है। ये भी किसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग किसानों ने करना प्रारंभ कर दिया। एक और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है किसान को उत्पादन के ठीक दाम देना। उसके लिए मित्रों आप जानते हैं एमएसपी की व्यवस्था। मुझे बताते हुए खुशी है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही सरकार ने यह फैसला किया था तो उत्पादन की लागत पर 50% कम से कम जोड़कर फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किए जाएंगे। मैं कितने तय किए गए हैं वो पूरी सूची है, उसमें समय नहीं लगाना चाहता, आपको हम उपलब्ध कराएंगे। खरीफ के भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित किए गए और न केवल घोषित किए गए, एक जमाना था जब दूसरी सरकारें होती थी, यूपीए की सरकार, मेरे पास आंकड़े नाम मात्र की खरीदी भी नहीं होती। उन्होंने स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश को मानने से इनकार कर दिया था कि 50% से ज्यादा लाभ जोड़ के मूल्य तय करना चाहिए। लेकिन एमएसपी पर खरीद के लिए हमने पर्याप्त व्यवस्थाएं की है। जो कदम हमने उठाए आपने देखा होगा। पिछले दिनों मूंग की खरीदी, गर्मी की मूंग, समर मूंग, उसके रेट कम हुए एमएसपी से, तो हमने मूंग खरीद की अनुमति राज्यों को, यहां किसानों की मूंग खरीदी। कई राज्य मूंग खरीदी के काम में। फिर अभी अगर आप देखेंगे तो सोयाबीन वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे बिक रहा है। हमने 2 फैसले किए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। एक फैसला किया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सोयाबीन खरीदेंगे। कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश राज्य सरकारों के प्रस्ताव आए, हमने तत्काल स्वीकृत किए। कल एक बड़ा फैसला किया पीएम आशा के अंतर्गत कि अभी तक जो तिलहन का उत्पादन होता था उसका 25% राज्य खरीद सकता था। उसको हमने राज्य नहीं राष्ट्र का 25% कर दिया। तो किसी भी राज्य को अपने आप 25 से ज्यादा खरीदना है तो खरीद सकते, कोई दिक्कत नहीं, कोई बाधा नहीं। और इसका फायदा ये होगा कि उससे ज्यादा भी सीमा से खरीदना है तो राज्य खरीदी अपने आप कर सके।
प्राइस पर खरीद सुनिश्चित करेंगे, उसका फैसला। और दूसरा, उसके साथ हम जानते हैं कि हम अपनी आवश्यकता का पूरा खाद्य तेल के लायक ऑयल सीड फिलहाल पैदा नहीं कर पाए। हमारे यहां 55 से 60% तेल आयात होता है, खाद्य तेल। और बीच में जब कोविड के टाइम को काफी महंगा हो गया था तो इंपोर्ट ड्यूटी घटा के 0% कर दी थी। अब उसके कारण सस्ता तेल हमारे देश में आ रहा था, पाम ऑयल। और सस्ता तेल आने के कारण हमारी सोयाबीन इंडस्ट्री उसका मुकाबला नहीं कर पा रही थी और किसानों का सोयाबीन नहीं खरीदती थी तो नीचे जा रहे थे सोयाबीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद दूंगा। किसानों के हित में यह फैसला किया गया कि खाद्य तेल पर जो इंपोर्ट ड्यूटी 0% उसको बढ़ा के 20% कर दिया गया ताकि सस्ता तेल ना सके विदेशी। और उसमें और सेस वगैरह सब अगर लगा के आप जोड़ेंगे तो 27.5% होता है इफेक्टिव जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। रिफाइंड तेल का भी बढ़ा दिया गया। रिफाइंड ऑयल का लगभग 37% हो गया। अब इसके कारण हमारे यहां सोयाबीन के रेट बढ़ेंगे, ये विश्वास है। केवल सोयाबीन नहीं, बाकी सरसों भी, मूंगफली भी, ग्राउंडनट। मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूं कि हम दोनों तरह के प्रश्न करें। एमएसपी पर खरीदें भी और नीति भी ऐसी बना दें कि जिसके कारण लाभकारी मूल्य किसान को मिल पाए। कल पीएम आशा में एक और महत्वपूर्ण फैसला करते हुए हमने अभी तक जो एजेंसीज खरीदती थी तिलहन बाकी चीजें, उनके लिए बैंक गारंटी की सीमा थी 40,500 करोड़ रुपया, उसको बढ़ा के 45,000 करोड़ रुपया हमने कर दी ताकि ज्यादा पैसे की जरूरत भी पड़े तो पैसे की कोई कमी ना रहे एजेंसीज के पास। हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। एमएसपी पर खरीदी की उचित व्यवस्था करनी है। और इन जो फैसले हैं इनका लाभ इसी सीजन में, खरीफ के सीजन में जब फसल आएगी तो किसानों को मिलेगा। जब जरूरत पड़ती तत्काल हम बड़े फैसले किसानों के लिए करते हैं और इन सब का परिणाम यह होगा कि किसानों को लाभकारी मूल्य मिलेगा। वो हमारी प्रतिबद्धता है, उसको हम पूरा करके रहेंगे। इसके साथ मित्रों, कई बार हम देखते हैं ओला, इमली, सूखा, पाला, बाढ़, बरसात, फसलें खराब हो जाती है। यद्यपि मुझे इस साल बताती है प्रसन्नता है कि 23-24 के लिए जो अंतिम अनुमान हम लोगों ने फसलों का लगाया था देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन, वो 332.2 मिलियन टन अनुमानित है, जो पिछले साल से 2.6 मिलियन टन अधिक है। मतलब 2,60,00,000 क्विंटल अधिक है। और खरीफ की फसलों का कवरेज भी बढ़ा है। पिछले साल की तुलना में 2% ज्यादा है। चावल का क्षेत्र 16 लाख हेक्टेयर बढ़ा है और मक्का का 4 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। लेकिन फिर भी कई जगह बारिश ज्यादा हुई। कई बार ऐसा होता है। कई राज्य तो बिहार जैसे बाढ़ और सुखाड़ दोनों का सामना करते हैं। तो किसानों को उस समय जब नुकसान हो जाए उसकी भरपाई जरूरी है। वैसे हम तेलंगाना और आंध्रा गया था, बाढ़ से हुए नुकसान को देखने किसान के खेतों में गया।
स्थानीय सरकार के मंत्री और अधिकारी के साथ हमारी केंद्रीय टीम गई यहां से, और वैसी परिस्थिति में किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संबल बन के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में लगातार किसानों का विश्वास बढ़ता जा रहा है। पुरानी सरकारों में लौनी किसान केवल 20 लाख होते थे इस योजना में, जो उस समय जो बीमा की योजना थी। अब उनकी संख्या 5 करोड़ से ज्यादा बढ़ गई, और जितना प्रीमियम किसानों ने दिया उसका 3 गुना क्लेम बीमे का बीमा कंपनियों को देना पड़ा है। यहां से लगातार हम लोग प्रयत्न करते हैं कि फसल बीमा योजना के अंतर्गत अधिकतम किसान सम्मिलित हो, और जब जरूरत पड़ती है विशेष पैकेज के रूप में भी उन राज्यों को पूरा सहयोग किया जाता है, ताकि किसान के नुकसान की भरपाई फसल बीमा योजना के इतर भी करना पड़े तो कर सके। मित्रों, हमारा लक्ष्य है केवल परंपरागत फसलें नहीं, लाभकारी मूल्य देने के लिए और देश की जरूरत पूरी करने के लिए। जैसे दलहन का भी हमको आयात करना पड़ता है, तो कैसे देश आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भरता के लिए जैसे इस साल हमने फैसला किया, हमने दलहन उत्पादक राज्यों के साथ बैठक की और तय किया कि तुअर, तूर, अरहर अलग अलग नाम है, मसूर और उड़द तीनों जितनी किसान पैदा करेगा पूरी रजिस्ट्रेशन करा ले, पूरा का पूरा खरीदेंगे, कोई सीमा। हमने कृषि का विविधीकरण हो, फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, उसके साथ मधुमक्खी पालन, मछली पालन। अब बांस मिशन का हमारा काम चल रहा है, कई राज्यों ने हजारों हेक्टेयर में, और महाराष्ट्र जैसे राज्य में तो अब वो लाखों तक पहुंच रहा, बांस का उत्पादन। तो परंपरागत फसलों के साथ साथ हम बागवानी की, हॉर्टिकल्चर की और बाकी फसलें भी उत्पादित करें, उसके प्रयत्न में हम लोग लगे हैं। हॉर्टिकल्चर की फसल में एक दिक्कत आती थी, अच्छे पौधे नहीं मिलते थे लोगों को। क्लीन प्लांट अंग्रेजी में कहते हैं, स्वच्छ पौध। किसी नर्सरी से ले लिया और पता चला वो उतना अच्छा था ही नहीं, और किसान परेशान हो जाता, पैसा भी खर्चा हो जाता है। तो हमने एक योजना इन्हीं सौदे के अंदर लाने की, क्लीन प्लांट की, स्वच्छ पौध उपलब्ध कराएंगे। उसके 9 अत्याधुनिक सेंटर बना रहे हैं अलग अलग फसलों में, और उनके माध्यम से 4 साल के अंदर अंदर हम 4 से 6 करोड़ अलग अलग हॉर्टिकल्चर की फसलों के अच्छे प्लांट जो रोगों का मुकाबला कर सके उनको उपलब्ध कराने का काम करेंगे। क्योंकि कृषि विविधीकरण का साहस वो तभी करेगा, संरक्षित खेती उसके लिए, और फिर प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना, उसके अंतर्गत किसानों को सहायता ये उपलब्ध कराने का काम किया है। और एक विषय और जो महत्वपूर्ण है, हम आज की चिंता तो कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज की नहीं कई वर्षों की सोच, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी धरती सुरक्षित रहेगी, और इसलिए केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग एक सीमा से ज्यादा अगर हुआ तो उसके दुष्परिणाम से पूरी दुनिया चिंतित है। तो रणनीति हम आज से बनानी पड़ेगी, इसलिए हम प्राकृतिक खेती की तरफ कैसे बढ़ें। अभी प्राकृतिक खेती का मिशन आया नहीं है, आने वाला है।
पे गहन विचार विमर्श चल रहा है। लेकिन उसके पहले हम किसानों को ट्रेनिंग, प्राकृतिक खेती जो किसान कर रहे हैं उनके साथ संवाद, संपर्क, वैज्ञानिक हमारे कई शोध कर रहे हैं, तो जल्दी प्राकृतिक खेती का मिशन भी आ गया। लेकिन तब तक भी प्राकृतिक खेती चल रही है। खेती में मदद के लिए कृषि सखी जैसी योजना, जिसमें 56 दिन की ट्रेनिंग हम अपनी बहनों को देते हैं, जो फिर किसानों की मदद करती है। ड्रोन दीदी जैसी योजना है इसकी। हमारी ड्रोन दीदी, क्योंकि हाथ से हम पेस्टिसाइड या खाद डालते हैं तो कम ज्यादा अलग अलग जगह डलता है, शरीर पे भी दुष्प्रभाव बहुत होता है, तो आदमी क्यों डाले, ड्रोन से क्यों डाले। इसलिए ड्रोन उपलब्ध कराना, ट्रेनिंग देना, ड्रोन दीदियां उनको ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं। उस दिशा में भी काफी काम हम लोगों ने किया है। तो हर संभव प्रयत्न जो किए जा सकते हैं। एक और दिक्कत थी किसान, उत्पादन कर लिया, रखेगा, सुरक्षित भंडारण की पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं, और इसलिए 1 लाख करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना है। उसमें से लगभग 80,000 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। 18,606 कस्टम हायरिंग सेंटर बन गए, 16,276 प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयां, फूड प्रोसेसिंग की इकाइयां, 13,724 गोडाउन, 3,102 छटाई और ग्रेडिंग इकाइयां, 1,909 कोल्ड स्टोरेज परियोजनाएं। इसके अंतर्गत 76,400 परियोजना स्वीकृत हो चुकी है, और पिछले 100 दिनों में लगभग रोज 100 ऐसी परियोजनाओं को स्वीकृत करने का काम हुआ है। एफपीओज को बढ़ावा देने के लिए भी उनको लाइसेंस की संख्या बढ़ाई गई है। उर्वरक के लाइसेंस 1516 से बढ़ा के 3571 हो गए। कीटनाशकों के लाइसेंस की संख्या 1060 से 3067 हो गई है, और एपीएमसी मंडी लाइसेंसों की संख्या 597 से 1814 हो गई। एफपीओज को भी बढ़ावा देने का काम निरंतर चल रहा है। इसके साथ इन 100 दिनों में एक और विशेष काम हुआ है, और वो हुआ है डिजिटल कृषि मिशन को लॉन्च को स्वीकृति दी है। आप जानते हैं कि मैन्युअली फसलों का ही सर्वे करना नुकसान का, तो जब रेवेन्यू का हमला करता तो परफेक्ट नहीं होता, कई बार जानबूझ के भी गड़बड़ हो जाती। किसान की जमीनों का रिकॉर्ड रखना है, अगर हाथ से ही अगर करता रेवेन्यू का हमला तो रामलाल की जमीन कई बार श्यामलाल के नाम चली जाती, उसको पता ही नहीं चलता। फसलों के नुकसान का आकलन करना है, तो मैनुअली परफेक्ट नहीं होता, कई शिकायतें आती हैं। रिमोट सेंसिंग जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके होगा। इसमें हर किसान की एक अलग पहचान होगी, किसान पहचान। राज्यों के साथ मिलकर भी हम इस काम को जल्दी करना चाहते हैं, और हमारे अभी कई राज्यों के साथ 19 राज्यों के साथ डीपीआई के निर्माण के लिए समझौता हो गया है। ये भी किसान के लिए बहुत क्रांतिकारी साबित होगा, उसके लाभ के लिए। एक और हम व्यवस्था कर रहे हैं जिसका फैसला आपने कर लिया है, लैब टू लैंड। वैज्ञानिक किसान तक जानकारी बहुत जल्दी कैसे पहुंचा सके। नहीं तो एक रिसर्च होता है, वर्षों लग जाते हैं किसान तक पहुंचने में। तो आधुनिक कृषि चौपाल अक्टूबर में हम प्रारंभ करने वाले। इस आधुनिक कृषि चौपाल में वैज्ञानिक और किसानों के बीच संवाद होगा हर महीने में एक बार, जिसमें आधुनिक रिसर्च की, शोध की और तकनीकी की जानकारी सीधे वैज्ञानिक किसान को देंगे, दूरदर्शन और हमारे आकाशवाणी के माध्यम से। वो भी उसकी तैयारी हमारी चल रही है। कई बार किसानों की शिकायतों की अलग अलग हमारे पास प्लेटफॉर्म में कोई ऐप है, अलग अलग
मुझे लगता है कि कोई एक और प्रभावी व्यवस्था होती है। फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिला, किसान सम्मान निधि में सम्मिलित नहीं हुआ, कई तरह की चीजें हैं। तो उसके लिए भी एक कॉल सेंटर जिसका एक नंबर होगा और जिसकी मॉनिटरिंग मैं खुद करूंगा, वो भी हम प्रारंभ करने वाले। पिछले दिनों कृषि मंत्री अलग अलग राज्यों की उनकी टीम के साथ मैंने मिलना प्रारंभ किया। कल बिहार की कृषि मंत्री और उनकी पूरी टीम आई, क्योंकि राज्यों का विषय है कृषि और हम राज्यों के साथ ही मिलकर काम करते हैं। राज्यों की कोई सहयोग करते हैं इसमें राज्य मिलकर काम करें। इसलिए अलग अलग मुद्दों पर राज्यों के कृषि मंत्रियों की बैठकें लगातार हो रही है। कई राज्यों के साथ हम बैठक कर चुके हैं और कुछ राज्यों के साथ अभी होना है। अभी नाम बताने में मेरे पास सूची है, कई राज्यों के साथ हम कर चुके हैं। वो बहुत उपयोगी, क्योंकि सीधे सीधे केंद्र और राज्य साथ बैठे ना। कृषि भवन का के लिए केवल हमारे बैठने के लिए थोड़ी है और अफसरों के बैठने के लिए थोड़ी है। तो राज्य के लोग भी आए, हम साथ बैठे मिलकर तय करें। अभी तक मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, सिक्किम, असम, मेघालय, हरियाणा, इनके साथ बैठकें हो चुकी है। बाकी राज्यों के साथ कर रहे हैं हम, सब राज्यों के साथ। और अंत में एक बात और, किसानों से सीधा संवाद। कई चीजें संवाद से, मैं खेतों में भी जाने की कोशिश कर रहा हूं कृषि मंत्री के नाते। कृषि विज्ञान केंद्रों में भी बैठक कर रहे हैं, खेतों में भी मिलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हर मंगलवार को अब मैं ये तय कर रहा हूं कि सवेरे का समय दोपहर के भोजन के पहले का किसानों से, किसान संगठनों से संवाद का ही समय होगा। पहले से सूचना देंगे और समय तय करके जो भी आएंगे हम बात करेंगे, संवाद करेंगे, ताकि कोई समस्या आए तो मिलकर उसका समाधान हम लोग कर पाए। मित्रों, प्रयत्न है अन्नदाता के जीवन को बेहतर बनाने का, प्रयत्न है देश की खाद्य सुरक्षा हम मजबूत बनाए रखें। और व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए किसानों की सेवा भगवान की पूजा है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हम निरंतर ये काम कर रहे हैं। ये अच्छे फैसले, उनकी सदिच्छा और किसानों के प्रति जो उनकी मन में तड़प है, उसी के कारण कर पाए। मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर। अब पत्रकार मित्र 100 दिनों की उपलब्धियों से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि प्रश्न पूछने से पहले अपना तथा संस्थान का परिचय दें। 104 नंबर। मैं लक्ष्मी पीटीआई से हूँ जी। आपको पता ही होगा, किसान आंदोलन के बाद एक कमेटी सेटअप हुई थी, जो एमएसपी गारंटी, क्रॉप टैक्स, बहुत सारे विषयों पे चर्चा हुई थी और उसका रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। सब क्या स्टेटस है, थोड़ा बता दें। कमेटी की लगभग 23 बैठकें संपन्न हो चुकी है। अभी अंतिम रिपोर्ट नहीं बनी है, लेकिन कमेटी निरंतर काम कर रही है। सर, मेरा दूसरा प्रश्न है कॉटन के ऊपर। कॉटन अभी हमारे देश में 99% GMBT कॉटन उगाते हैं सर, बट अभी जो पिंक बॉलवर्म का जो पेस्ट है, वो समस्या अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। तो कुछ कंपनियां GM एडवांस टेक्नोलॉजी के अप्रूवल के लिए उन्होंने अप्लाई किया, अभी तक किया हुआ नहीं है। इसका क्या कारण है? क्या मस्टर्ड, GM मस्टर्ड की वजह से ये रोक के रखे हैं? अभी उस पर विचार विमर्श जारी है। ये हमारे लिए सेंसिटिव विषय, हमारे देश के लिए GM सीड्स का इस्तेमाल व्यापक विचार विमर्श के बाद ही उस पर फैसला। 2 नंबर 2। अपना माइक ले लीजिएगा नहीं तो। परिचय दें मंत्री अपना। जी नमस्कार, मेरा नाम नरेश वत्स है, स्वतंत्र पत्रकार हूँ। जी, कल नरेश। हरियाणा कांग्रेस ने अपना एक घोषणा पत्र जारी किया है और उसमें कहा है कि किसानों को लीगल गारंटी कांग्रेस देगी। इसका क्या प्रभाव आप देखते हैं? मैं पहली बात ये कहूंगा कि जब कांग्रेस की सरकारें थी, मैं आपको आंकड़े बता सकता हूं
जब ये सरकार में होते, हालांकि आज मैं केवल उपलब्धियों तक सीमित रहना चाहता था, पॉलिटिकल मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि नहीं तो विषय डाइवर्ट हो जाएगा। लेकिन मैं केवल ये उदाहरण आपको एक ही दूंगा। दलहन की खरीद पिछली सरकारों में 6,29,000 मीट्रिक टन हुई थी और हमने 1,70,00,000 मीट्रिक टन की है। हमारी कोशिश है, जिसके कई मैंने तरीके आपको बताए कि हम एमएसपी पर वास्तव में खरीदें। मैं चुनावी वादों पर अभी इस प्रेस में नहीं जाना चाहूंगा। 13 नंबर। हेलो सर, आपने कहा कि हर मंगलवार अपना परिचय दे दें प्लीज। रवि सिंह, न्यूज 18 इंडिया से। जी रवि, हर मंगलवार को सुबह जो मुलाकात करने की बात है, क्या फिजिकली मुलाकात होगी, ऑनलाइन होगी, और किस तरीके का संवाद होगा? ऑनलाइन काय को करेंगे, डायरेक्ट डायलिंग करेंगे, सब आमने सामने बैठ के बात करें। जो मिलना चाहते हैं, मैंने इसलिए किया, कई बार मिलना चाहते मिल नहीं रहे, तो समय ही तय करना है। और उस समय में जो किसान पहले से किसान संगठन बताएंगे मिलना है, हम तय करके उनको बुलाएंगे, उनके साथ चर्चा करेंगे। मैं संजीव मुखर्जी, बिजनेस स्टैंडर्ड से। आप अभी तेलंगाना और कर्नाटक के दौरे में गए थे, किसानों के साथ आपने मुलाकात की। वहाँ किस तरह के पैकेज है, किस तरह के उसका आप वहाँ देखते हैं, क्या ऐलान? हमने 2 प्रयत्न किए वहां। एक, कृषि मंत्रालय की टीम, मेरे वरिष्ठ अधिकारी मेरे साथ थे, तो एक बार क्षति का आकलन ठीक से हो, और इसलिए हमने यहाँ आग्रह किया कि केंद्रीय टीम भेजी जानी चाहिए। राज्य के अधिकारी, मंत्री और राज्य में मुख्यमंत्री जी से भी दोनों जगह मुलाकात हुई मेरी। अभी राज्य अपने क्षति के आकलन भेजेंगे पूरे मेमोरेंडम के साथ। 2 तरह की चीज होती है, एक तात्कालिक सहायता जो एनडीआरएफ की राशि पहले से ही राज्यों के पास होती है, वो आंध्र के और तेलंगाना दोनों के पास थी, तो प्रारंभिक खर्चे उसमें से करेंगे। फिर माननीय गृह मंत्री जी को भी मैंने प्रारंभिक जो आकलन था उसकी एक रिपोर्ट सौंपी है, लेकिन विस्तृत रिपोर्ट राज्य सरकार बना के उनको भेजने वाली है। उसके आधार पर तात्कालिक सहायता तो मैंने बताया कि जो राशि हमारी होती है वो राज्यों के पास उसकी किस्तें होती है, जरूरत पड़ती तो जल्दी भी देते हैं, लेकिन बाद में फिर पूरा आकलन करके फिर राज्य को अगर विशेष पैकेज देना होता तो दिया जाता है। 10 नंबर 10। नमस्कार, मेरा नाम संदीप दास है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट काम करता हूँ। जी संदीप। हाँ, मेरा ये सवाल है कि बहुत सारे प्रेशर लिए गए कि ऑयल सीड्स और पल्सेस को सपोर्ट करने के लिए जो एमएसपी परचेस होना, तो आपको ये लगता है कि क्योंकि उस पर बहुत सारे चैलेंजेस हैं इन टर्म्स ऑफ सीड अवेलेबिलिटी होना, तो इसमें आप लोग कब तक अभी आपने जो फैसला लिए गए उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है अभी तक, जो पल्सेस और ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन? अभी जो हमने नए बीज की वैरायटी की जो मैंने अभी चर्चा की थी, उसमें पल्सेस के भी नए बीज हैं जो कंपैरेटिवली अधिक उत्पादन देने वाले हैं और विपरीत मौसम में भी टिके रहने वाले हैं। तो एक हमारे वैज्ञानिक लगातार प्रयत्न कर रहे हैं कि हम अच्छे बीज उपलब्ध करा पाए। अच्छे बीज और कैसे प्राप्त हो सकते हैं उस पर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। दूसरे, उत्पादन गेहूं और धान के मुकाबले कम होता है पल्सेस में, ऑयल सीड में, तो स्वाभाविक रूप से उनका रकबा धान जैसी चीजों में परिवर्तित कई बार हो जाता है। और इसलिए जैसे मैंने अभी बताया कि तुअर, उड़द, मसूर, इनको पूरी की पूरी खरीदेंगे पल्सेस में, ताकि कहीं किसान को संदेह ना रहे, तो कीमतों के कारण भी कोई दिक्कत पैदा ना हो। तो प्रयत्न जारी है और मुझे लगता है कि आगे सफलता मिलेगी, हम आत्मनिर्भर होंगे। 123 123। सर, मैं दीपक चौबे, आईएनएस से। जी दीपक सर, कोरोना काल के संकट में प्रधानमंत्री ने स्पेशल पैकेज किसानों के लिए दिया था, उसका स्टेटस क्या है और क्या क्या लाभ अभी तक किसानों को मिला है? एक स्पेशल पैकेज जैसे मैंने बीच में चर्चा की, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड
इसके रूप में प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख करोड़ की घोषणा की थी। मुझे बताते हुए खुशी है, जो मैंने बीच में थोड़ा सा यहां आपको आंकड़े दिए थे, उसमें से अभी तक 76,400 परियोजनाएं, उनके लिए 48,500 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। लोगों ने, जो निवेशकर्ताओं ने अपनी राशि लगाई है, वो मिला के लगभग 76,000 करोड़ रुपए के आसपास की राशि हो जाती है। और उससे कई संरचनाएं बन रही है, जैसे कस्टम हायरिंग सेंटर, प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयां। उनमें भी ये बात आई थी कि कुछ परिवर्तन करना चाहिए, तो हमने बीच में परिवर्तन किया। जैसे प्राथमिक प्रोसेसिंग हो सकती थी, मतलब गेहूं से आटा बन सकता था, लेकिन आटे से बिस्किट बनाना चाहे तो नहीं बना सकते थे, हम उसको भी परमिट किया है। तो ऐसी कई संरचनाएं, गोडाउन बने, छटाई ग्रेडिंग की इकाइयां बनी है, कोल्ड स्टोरेज बने हैं, तो इन पर लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। सर, किसानों से एक और भी सवाल है। जिस तरीके से कल कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, उसको कह रहे कि हरियाणा में एमएसपी देंगे, पर वो कर्नाटक, तेलंगाना में और हिमाचल में एमएसपी की बात नहीं करते। आखिर वहां पर क्यों? क्योंकि वहां पे भी तो सरकार कांग्रेस की है। आज मेरे मन में ये है कि मैं जो उपलब्धियां बताई वो बिना राजनीतिक चुनावी बातें, उनको नहीं, तो वो सब चीजें विषय डाइवर्ट हो जाएगा, उस पर अपन अलग से बात करें। 266 266। नमस्कार, मैं दिवाकर हूँ, ऑल इंडिया रेडियो। दिवाकर जी नमस्कार। सर, आपने कुछ समय पहले प्रधानमंत्री जी के मन की बात कार्यक्रम की तर्ज पर किसान की बात कार्यक्रम की घोषणा की थी। वो कब से शुरू होगा और उसकी ये आधुनिक कृषि चौपाल उसको नाम दिया है हमने, क्योंकि उसका उद्देश्य ये था कि वैज्ञानिक और किसानों में सीधी बात हो, कोई बैठे, क्योंकि रिसर्च के बारे में रियल टाइम तत्काल कैसे लाभ मिले। आज एक शोध किया आईसीआर में, तो तत्काल उसका लाभ कैसे मिल पाए तुरंत किसानों को, इसलिए उसका नाम हमने किया आधुनिक कृषि चौपाल, और उसकी तैयारी पूरी है। अक्टूबर के महीने में हम उसको प्रारंभ कर रहे हैं। इतनी करेंगे कि महीने में 1 दिन तय होगा, पहले से किसानों में व्यापक प्रचार प्रसार करेंगे। इस महीने के अंत तक हम आपको बता देंगे कि किस दिन होगा, वो तैयारी हमारी उसकी पूरी है, और उसमें सीधे वैज्ञानिक और किसान बात करें। 76। सर नमस्कार, मेरा नाम पूनम है, मैं अमर उजाला से हूँ। मेरे 2 प्रश्न हैं। एक पहला प्रश्न है कि जो मसूर और उड़द कह रहे हैं कि सभी किसानों से खरीदेंगे, तो उसका मैकेनिज्म क्या होगा? किसान संवाद कब से शुरू होगा? और एक मेरे जहन का प्रश्न है और ये किसानों से जुड़ा है। 2022 तक हमने वादा किया था कि हम उनकी आय दुगनी कर देंगे, तो अब अगर मैं बात करूं तो आय कब तक दुगनी होगी? कब तक अन्नदाता कहेगा कि मुझे इतनी आय मिल रही है कि मैं आर्थिक रूप से सक्षम हूं? एक तो आपने प्रारंभ में कृषि चौपाल, आपने पहला क्या? किसान संवाद। किसान संवाद तो मैं मंगलवार से शुरू करूंगा, कमिंग मंगल जी, कमिंग मंगलवार। कभी अगर विशेष परिस्थिति ऐसी बनी कि किसी कारण मंगलवार को रहना संभव नहीं है, अपवाद होगा ये, मान लीजिए राष्ट्रपति जी का कहीं मेरे विभाग का कार्यक्रम बन गया, तो फिर मुझको जाना पड़ेगा। एक उदाहरण दिया मैंने, तो वो मंगलवार का सोमवार या बुधवार हो सकता है, अपवाद में। नहीं तो मंगलवार को फर्स्ट हाफ में मैं संवाद प्रारंभ करूंगा। किसानों की आय बढ़ाने के प्रयत्न लगातार जारी है। कई सर्वे हुए जो ये कहते हैं अलग अलग फसलों के, कि कई किसानों की आय दुगनी नहीं, दुगनी से भी ज्यादा हुई है अलग अलग, लेकिन वो कई बार अलग अलग फसलों पर और मौसम की परिस्थितियों पर डिपेंड करते हैं। 95। मंत्री जी, मैं डीडी न्यूज से अनुज यादव। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप लंबे समय तक आप राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, ऐसे में आज आप केंद्र में कृषि मंत्री हैं। मुख्य रूप से क्या कुछ शिकायतें और मांगे राज्यों की रहती हैं केंद्र सरकार से? 2-3 चीजें रहती है मुख्य रूप से। अब जैसे अभी फसल बीमा योजना के मामले में कई राज्यों ने हमसे मांग की कट ऑफ डेट बढ़ाओ, सभी किसानों का बीमा नहीं हो पाया, हमने कट ऑफ डेट बढ़ाई। जैसे मैं गया महाराष्ट्र बीच में,
तो कुछ किसानों ने कहा कि सारी औपचारिकता पूरी होगी, फसल बीमा योजना का हमको क्लेम नहीं मिला। तो जैसी शिकायत मिली हमने यहाँ बैठक की, कार्रवाई की और फिर बीमा कंपनियों को बुलाया और उनको क्लेम किसानों को 2 लाख किसानों को उपलब्ध करवाया। एक रहता है हर एक राज्य अपने फर्टिलाइजर के आंकड़े देता है कि हमको इतना फर्टिलाइजर चाहिए। उन आंकड़ों में भी कई बार फिर पहले अनुमान रहता है कि इतना देंगे, लेकिन बारिश अच्छी हो गई, एरिया बढ़ गया तो फिर उनकी डिमांड बढ़ जाती है, फिर वो इंसिस्ट करते हैं कि नहीं अब इतना नहीं, इतना तो। कई बार केंद्रीय जो योजना रहते हैं, कृषि विकास योजना, कृषि उन्नति योजना जैसी योजनाएं, उनमें सेंट्रल शेयर के मामले रहते हैं। कई बार सेंट्रल ये कहता है कि आपने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिए, उनका कहना होता है कि फलानी किस्त नहीं मिली। तो इस तरह की चीजें फिर रहता है टारगेट पूरा करने का मामला। जैसे हम दलहन और तिलहन का क्षेत्र बढ़ाना चाहते हैं, तो राज्य की अपनी कुछ चीजें रहती है, कुछ सीट्स के बारे में, कुछ सुविधाओं के बारे में। मुख्यतः ये रहती है, कुछ मेरे विभाग से संबंधित नहीं है, लेकिन सिंचाई योजनाओं के बारे में फिर राज्य बात करते हैं अलग अलग, क्योंकि खेती और सिंचाई का बहुत गहरा संबंध है। एमएसपी पे खरीदी जैसे विषय रहते हैं, तो लगभग इसी तरह की चीजें। 129 पीछे सर मैं आमिर हूँ, न्यूज नेशन से। आवाज आ रही है? हाँ अमर जी आवाज आ रही है। सर फसल बीमा योजना को लेकर के जो आपने बात करी अभी, उस पर थोड़ा सा आगे सवाल है। अभी इस साल जो है पूरा देश जो है बाढ़ त्रासदी को झेल रहा है। कई जगहों पे आप भी गए, आपने भी ग्राउंड होकर के लोगों के हालात देखे। क्या कोई आंकड़ा है इसका कि कितना बाढ़ से फसलें बर्बाद हुई हैं, और उसके मुआवजे की जो बात की जाती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ये कहा था कि बीमा के तहत जो है लोगों को उसका हर्जाना मिलेगा, तो कोई आंकड़ा सामने आते हैं? अभी खरीफ की फसलों के लिए ही 2 करोड़ से ज्यादा किसानों ने बीमा करवाया। और मैं जो कट ऑफ डेट की बात कर रहा था, अलग अलग राज्यों ने हमको इन परिस्थितियों को देख के कहा कि कट ऑफ डेट बढ़ा दे बीमा की, तो सरकार उसकी अनुमति देती रही है। तो मुझे लगता है कि खरीफ की फसल में अब तक का शायद सबसे बड़ा नंबर होगा ये, कितने किसानों का हमने बीमा किया है। अब क्षति के आकलन के, क्योंकि क्षति के आकलन में थोड़ा समय लगता है, तो उस आकलन के बाद फिर कितना मिलेगा, पर्याप्त मिले, क्योंकि जो हमारे नियम है उसके अनुरूप किसानों को नुकसान की भरपाई हो जाए, उसका हम लोग प्रयत्न करेंगे। 71 इसके बाद 2 और प्रश्न लेंगे सर। अभी की सर। नमस्ते सर, मैं मनोहर केसरी हूँ, इंडिया न्यूज एंड न्यूज एक्स से। नमस्कार मनोहर जी। सर हम डिजिटल इंडिया में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गए हैं, लेकिन किसानों को डिजिटली जोड़ने के लिए क्या किसी तरह का ऐप? साउथ में आपने कई तरह के फसलें भी, नई नई फसलों के बारे में भी लॉन्च किया अपने पूसा में, तो क्या कोई डिजिटली इस तरह का ऐप आप लोग लॉन्च कर रहे हैं या क्या फ्यूचर? और दूसरा, क्या केंद्र सरकार एमएसपी पर लीगल गारंटी पर कोई फ्यूचर विचार कर रही है? डिजिटल कृषि मिशन जो हमने लॉन्च किया है, डीपीआई, 19 राज्यों के साथ हमारा समझौता हो गया है, और वो किसानों के लिए डिजिटली बड़ा फायदेमंद होगा कई तरह की चीजों में। जिसका मैंने जो पेस्ट सर्वेलेंस का जो मैंने बताया था कि वो भी ऐप ही है, जिससे तत्काल फोटो डाल के अपलोड कर दे और उसको हम सुझा देते हैं। और मैंने पहले ही कहा कि एमएसपी देने में कहीं कोई कमी ना रहे, हम हर संभव उपाय कर रहे हैं। और मैंने बताया कल पीएम आशा में कई फैसले इसलिए किए गए हैं कि हम एमएसपी पर ज्यादा खरीद कर सकते। 3 नंबर। नमस्कार। नमस्कार। एमके खान, मैं उर्दू दिल्ली से हूँ। नमस्कार। मैं अभी आपने क्रूड ऑयल और फूड ऑयल की जो स्पेसिफिक बात करी है, आपको लगता है कि आज की डेट में क्रूड ऑयल के जो ऑयल है प्राइस अप है, और दूसरा ये है कि सब्जियों पे कोई कंट्रोल नहीं है। आज की डेट में प्याज पे लीजिए, लहसुन 300 रुपए किलो, हरा धनिया 400 रुपए किलो। आप एमएसपी पे बात करते हैं कि प्राइस भी क्यों ऐसे कंट्रोल नहीं? दोनों चीज करते हैं पीएम आशा में हम मित्र। एक तरफ किसान को ठीक दाम मिले, ये जरूरी है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं पूरे देश से, तभी वो सर्वाइव कर पाएगा और तभी वो खेती कर पाएगा। इसलिए हमारी ड्यूटी है किसान को उसके पसीने की पूरी कीमत दें, लेकिन दूसरी तरफ उपभोक्ता को सस्ता मिले, ऐसी कीमत ना हो जाए कि उसकी पकड़ से बाहर हो। उसके लिए डोका के माध्यम से हम बफर स्टॉक बनाते हैं,
और बफर स्टॉक में हम दालें भी खरीद के रखते हैं, हम सब्जियां भी, हाँ, आलू और प्याज भी खरीद के इसलिए रखते हैं कि कई बार अगर उनके रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए तो सरकार अपने स्टॉक को रिलीज करे, और कई जगह कोशिश करते हैं कि सस्ती कीमतों पर उनको बेचने का काम भी करें। तो हम किसानों के हितों का भी संरक्षण करते हैं, लेकिन उनको मिनिमम प्राइस मिले इसकी चिंता करते हुए तभी वो सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि उनके बिना देश नहीं चल सकता। लेकिन दूसरी तरफ उपभोक्ता को भी जरूरत पड़ने पर सस्ता मिल जाए, उसके लिए भी बफर स्टॉक बना के सब्जियों का भी कई राज्यों को भावांतर भुगतान योजना बीच में हमने सब्जियों के लिए भी अब अलाउ कर दिया। भावांतर भुगतान का मतलब है फिजिकल आपको नहीं खरीदना, आपको केवल जो लागत है, जैसे भावांतर भुगतान में प्याज मान लीजिए किसी को लगता है कि उस पर मिनिमम 10 रुपया तो पैदा करने में खर्च आता है, तो उसकी एक कीमत तय करते हैं, और उस कीमत पे और मार्केट की कीमत पे जो अंतर होता है, उस अंतर को अगर कम में बिकती तो किसान के खाते में डालने की व्यवस्था अगर कोई राज्य करना चाहे, क्योंकि इंप्लीमेंट राज्य को करना है, 50% पैसा केंद्र देता है, उसके लिए हमने एक व्यवस्था और की। कई बार किसान का बिकता है सस्ता, गांव में बेचा किसान ने विदिशा में, तो पता चला टमाटर बिका 2 रुपया किलो उसका, और दिल्ली में आके हो गया वो 7 रुपया किलो। तो हमने ये तय किया कि हम कोशिश करेंगे किसान को ठीक रेट मिल जाए, लेकिन यहां बिक रहा है 60 रुपया किलो, तो वहां से ट्रक में भर के मार्केट में बेचने हम भेजेंगे, और जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा और भंडारण का आएगा वो हम नाफेड जैसी जो संस्था खरीदेगी उसकी भरपाई उनको करेंगे, ताकि यहाँ थोड़ा सस्ता मिल जाए। तो ये दोनों तरह की कोशिशें हमारी रहती है। पूछ लीजिए सर। प्रभुदत्त फ्रॉम हिंदू बिजनेस लाइन जी। भावांतर मध्य प्रदेश में पहली बार आपने लेके आए थे, कई लोगों को उम्मीद थी कि भावांतर एक सफल परीक्षण होगा, लेकिन 1 साल या 2 साल बाद आपने उसको बंद कर दिए थे। अभी कल पीएम आशा की जब शुरुआत आपने दोबारा ये एक्सटेंशन हुआ, फिर हमने पीडीपीएस का सुनाई दिया, तो क्या भावांतर को ऑल इंडिया लेवल पे कुछ नए स्वरूप में आप लेने की कोशिश कर रहे हैं? भावांतर में पहले उत्पादन के 25% तक हम राज्य को राशि देते थे, भावांतर के अंतर जो रहता था उसको बढ़ाकर 40% तक किया, उसमें कुछ हमने सुधार किया है। लेकिन पीएसएस और भावांतर में से कौन सी योजना राज्य को चूज करनी है वो स्वतंत्रता राज्यों के ऊपर है कि किसको वो ठीक से कर पाए।